Hello students, welcome back. So students, today we are going to start permutations and combinations. तो सबसे पहले लिखेंगे what is meant by permutation. क्या मतलब है permutation का? तो बेटा permutation means arrangement. Arrangement of what? Arrangement of things we are given. चलिए, तो बात होगी permutation के मीनिंग पर. While बात करते हैं कॉम्बिनेशन पर. सो कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, सिंपली. ठीक है, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन. अब ये भी जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में बेसिकली करने क्या जा रहे हैं. तो लिख लेते हैं इन दिस चैप्टर वी विल लर्न some basic counting techniques to answer without actually listing arrangement or selecting things. ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा किसी ने बोल दिया फाइंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन of two letters taken at a time from A B C D. ओके, तो हमें यहां पर परम्यूट भी करना है दो लेटर्स को आउट ऑफ ए बी सी डी एंड उनका कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं, मतलब उनका सिलेक्शन भी करना है. ठीक, तो एट अ टाइम दो लेटर लेने हैं. तो जैसे कि अगर मैं यहां पर शो करता हूं तो ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, राइट. ए सी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, राइट. बी डी आ जाएगा. ओके, अगर यहां पर बात हो रही है बेटा परम्यूटेशन की, बात पहले किसकी हो रही है? परम्यूटेशन की, मतलब अरेंजमेंट की. अब अगर ए बी आया है तो बी ए आ सकता है, सी बी आ सकता है, डी सी आ सकता है, सी ए आ सकता है, डी ए आ सकता है और डी बी आ सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनका अरेंजमेंट किया. अरेंजमेंट का परम्यूटेशन का मतलब बेटा अरेंजमेंट होता है ना. तो परम्यूटेशन बोला गया था कि परम्यूटेशन फाइंड करने हैं हमको फॉर टू लेटर्स टेकन एट अ टाइम आउट ऑफ फोर लेटर्स, दैट इज एबीसीडी. तो देखिए परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है. तो हमने अगर दो ऑब्जेक्ट्स या दो लेटर्स को अरेंज किया है कुछ इस तरीके से, राइट. फर्स्ट हमने ए अरेंज किया है, सेकंड हमने बी अरेंज किया, मतलब हमने पहले प्लेस किया है ए एंड सेकंड देन हमने बी प्लेस किया है, राइट. बट अगर हम पहले बी प्लेस करें और फिर ए प्लेस करें तो ये बेटा अलग अलग हो जाएंगे ना अरेंजमेंट. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स.
in what? In case of permutation. In case of permutation, order matters. ओके, अब अगर बात करें हम सिलेक्शन की और कॉम्बिनेशन की, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमको 2 लेटर्स को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 4 लेटर्स। तो जैसे हमने ए बी बोला, बी सी बोला, सी डी बोला, ए सी बोला, ए डी बोला और बी डी बोला, दैट्स इनफ। इसके बाद हम, क्योंकि बेटा ये तो थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझ आ रहा है कि अगर बात सिलेक्शन की हो रही है तो हम अरेंज क्यों करेंगे उनको। अगर हमने सेलेक्ट ही करना है तो ए बी को सेलेक्ट कर लो। अब ए बी करके सेलेक्ट हुआ है या बी ए करके हुआ है सेलेक्ट, तो 2 लेटर्स हो गए ना, ठीक है। तो ये सिर्फ बात इतनी होगी इसमें, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर ही मैंने ये चीज बोली है कि ना इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स टू आंसर विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग अरेंजमेंट और सिलेक्टिंग थिंग्स। तो यहाँ पे जैसे हमने लिस्ट करके दिखाया है तुमको, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट करके चलो दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज्यादा बड़े नहीं है ना। आउट ऑफ 4 वी हैव टू चूज ओनली 2 और टू परमिट ओनली 2, तो पॉसिबल हो गया। बट अगर नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे देन वी कांट शो लाइक दिस। ओके, सो चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। हम ऐसे पॉइंट, इस पॉइंट पर बात करते हैं जिससे कि हमें ये सब करना ना पड़े। दैट इज, बात करेंगे बेटा अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर। नाउ थर्ड वन इज बच्चे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। तो इसमें 2 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो हम बात बेटा 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन प्रिंसिपल पर। तो एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि इफ देयर आर टू जॉब्स एंड विच आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि एक जॉब दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इफ वन जॉब कैन बी डन in m ways and other job can be done in n ways, then either of the two jobs can be done independently in m plus n ways। ठीक है बेटा, क्या बोला है मैंने यहाँ पर? मैंने ये बोला है कि अगर 2 जॉब हैं, एक जॉब को हम m बेज में कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरी जॉब को हम n बेज में कंप्लीट कर सकते हैं, देन उन दोनों में से कोई भी जॉब इंडिपेंडेंटली m प्लस n बेज में कंप्लीट की जा सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टीचर wants to select a student
from her class of 7 girls and 10 boys. In how many ways? In how many ways she can done this job? ओके, एक टीचर को एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है किसी पर्पस के लिए, ठीक है, अपनी क्लास से, और उस क्लास में 7 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं, ठीक। तो कितने तरीके से इस काम को वो कर सकती है, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे, यहां पर अगर देखा जाए तो टोटल 2 जॉब्स हैं। एक तो उसे अगर गर्ल सेलेक्ट करनी है तो वो कितने तरीके से कर सकती है, 7 वेज में कर सकती है, 7 में से कोई सी भी गर्ल को वो सेलेक्ट कर सकती है। और अगर उसे बॉय सेलेक्ट करना है तो उसे वो कितने वेज में कर सकती है, 10 वेज में कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 बॉयज हैं। तो मैं बोलूंगा देयर आर 2 selections which she can make. One boy selection and second girl selection. बॉय सिलेक्शन के कितने वेज हैं, यहाँ पर 10 वेज है, और गर्ल सिलेक्शन के यहाँ पे 7 वेज है, ठीक है। बट उसे कोई एक स्टूडेंट ही चूज करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर टीचर कैन सेलेक्ट either a boy or a girl in how many ways, 10 plus 7, 17 ways, ओके। तो ये बात होगी बेटा एडिशन प्रिंसिपल पर। तो एडिशन प्रिंसिपल में क्या है कि आपको कोई 2 जॉब गिवन है, ठीक है, ठीक है, किसी एक जॉब के m वेज हैं करने के, किसी दूसरी जॉब के n वेज हैं करने के, बट आपको करनी उनमें से कोई एक ही है। तो टोटल वेज कितने होंगे, कोई एक जॉब कंप्लीट हो जाए उसके, दैट इज m प्लस n। चलिए अब बात करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन रूल पर। तो बेटा नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल, अब ये मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है, इफ देयर आर 2 jobs to be completed in succession, one has m ways to be completed, to be done, and other has n ways to be done. Then total number of ways in which these 2 jobs can be done
इन सक्सेशन इज इक्वल टू m क्रॉस n। ठीक है, सिंपल। भाई यहाँ पे दो जॉब हैं जिसमें से एक जॉब को कंप्लीट करने के m वेज हैं, दूसरी जॉब को कंप्लीट करने के n वेज हैं। हमें वो दोनों जॉब कंप्लीट करनी है वन आफ्टर द अदर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं बेटा m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल, वन हैज टू गो फ्रॉम A to B and B to C, and then return without using the same route. What are possible ways? ओके, व्हाट आर पॉसिबल वेज। देखो बेटा, यहाँ पे उसने बोला है कि एक बंदे को जाना है ए से बी और फिर बी से सी, जबकि ए बी सी जबकि बेटा ए बी और सी के लिए कुछ पिक्चर इस तरीके की है कि ए से बी जाने के 3 रूट हैं और बी से सी जाने के 4 रूट हैं। ओके, अब और उसने बाद में ये भी बोला है कि उसे फिर वापस भी आना है एंड देन रिटर्न विदाउट यूजिंग द सेम रूट। रूट सेम नहीं रखना है उसे, जब रिटर्न करेगा तो रूट सेम नहीं रखना है। तो उस पर्सन को कितनी जॉब कंप्लीट करनी है यहाँ पर? उसे यहाँ पर बेटा 4 जॉब कंप्लीट करनी है। वो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, फिर सी से बी आएगा एंड फिर बी से ए आएगा। तो अगर वो यहाँ पर कंप्लीट करता है पहले ए टू बी के लिए जॉब, ठीक है, तो ए टू बी के लिए नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे भाई? कितने तरीके से जा सकता है, मतलब कितने रूट अवेलेबल हैं उतनी तरीके से जा सकता है। तो यहाँ पर 3 रूट्स अवेलेबल हैं ए टू बी, तो वो 3 नंबर ऑफ वेज में इस काम को कर सकता है कि वो ए से बी जा सकता है। सेकेंड, बी टू सी। बी टू सी के लिए कितने रूट अवेलेबल हैं? बी टू सी के लिए 4 रूट्स आर अवेलेबल। तो 4 रूट्स अवेलेबल हैं तो 4 ही वेज हो गए, इससे वो जा सकता है, राइट। फिर थर्ड में वो सी से बी आएगा, सी से बी आएगा तो यहाँ पर ये जो है वो कितने रूट ले सकता है, कितनी चॉइसेस हैं उसके पास? अगर वो सी टू बी आएगा तो एक तो कोई ले ही लिया होगा बेटा उसने। 4 का मतलब है 4 वेज, ऐसा नहीं है कि 4 हो गए 4 रूट उसने रख लिए अपने पास, ऐसा नहीं है। वो रूट तो कोई एक ही चूज करेगा। तो कोई एक रूट अगर मान लो उसने ये चूज कर लिया होगा, ये वाला चूज कर लिया होगा, तो उसके पास अवेलेबल अभी कितने हैं सी से भी जाने के लिए? 1 2 और सॉरी नॉट दिस 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर टोटल रूट्स अवेलेबल जो है वो 3 है। एंड फोर्थ वन इज बी टू ए, बी टू ए। नाउ उसे बी से ए आना है तो नहीं ले सकते हम उस रूट को। तो टोटल ए से बी जाने के 3 रूट हैं, तो ए बी टू ए आने के 2 ही रूट मिले बचेंगे बस, ठीक है। तो जो बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज है ना वो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, अच्छा सर यहाँ पे तो आपने बात की थी सिर्फ 2 जॉब के लिए, तो यहाँ पर तो सर 4 जॉब हो गई। हाँ, तो बेटा ये भी है कि इस बात को हम आगे लिख लेंगे, दिस प्रिंसिपल
कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ जॉब्स. ओके, राइट. चलिए, और हम देखेंगे कि ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे इस पीएनसी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इसमें हमको ये मल्टीप्लिकेशन रूल काफी लगता दिखेगा बार बार. ओके, चलिए आगे चलते हैं. चलिए बेटा, तो मैंने एक मूवी थिएटर बनाया है ये. ओके, और ये सामने स्क्रीन है. ओके, दिस इज मूवी थिएटर. ओके, एंड इस थिएटर के ये गेट है E1, E2, E3, E4, E5. ठीक है, दिस इज स्क्रीन. Suppose a person wants to see a movie in that theater, right? So in how many ways he can do this, or he can do movie? So in how many ways, in how many ways he can watch a movie? So बच्चे, अगर उसको मूवी देखनी है तो उसको कितनी जॉब्स कंप्लीट करनी होंगी? उसको मूवी देखने के लिए जाना होगा, फिर जाकर मूवी देखेगा, और फिर वापस आना भी होगा. ओके, ऐसा नहीं है कि बस जाके बैठ गया और फिर वापस नहीं आया. तो मूवी देखी तभी मानी जाएगी जब वो गया और वापस आया. ठीक है, तो इस जॉब को करने के लिए, मतलब इस मूवी को देखने के लिए उसे 2 जॉब कंप्लीट करनी होंगी. कि मूवी देखने जाना, तो एंट्री करनी अंदर, एंट्री करके फिर वापस एग्जिट भी करनी. ठीक है, सो लिखते हैं हियर person has to complete 2 jobs. One is entry and second one is exit. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज बता रहा हूं मैं कि कितने तरीके से वो मूवी देख सकता है. एंट्री के लिए उसके पास कितने वेज हैं, मतलब जितने गेट हैं शायद उतनी तरीके से वो एंट्री कर सकता है. तो 5 वेज हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद उसे एग्जिट भी लेनी है. तो एग्जिट कितने लेने, एग्जिट लेने के कितने वेज हैं? देयर आर 5 ways also for having exit. तो 5 into 5 कितना हो गया बेटा? ये 25. चलिए, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन इसके अंदर ही बना दिया. if entry and exit are different. ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया कि अगर एंट्री और एग्जिट डिफरेंट होगी तब बताइए. तब बेटा नंबर ऑफ वेज बता रहे हैं, नंबर ऑफ वेज. अगर एंट्री और एग्जिट डिफरेंट है, एंट्री अगर वो 5 में से किसी भी गेट से करता है तो 5 हो गए, बट एग्जिट फिर वो उससे नहीं कर पाएगा जिससे उसने एंट्री की है, उस गेट से नहीं कर पाएगा जिस गेट से उसने एंट्री की है. तो 5 into 4 मतलब 20, राइट. एंड सेकेंड, इफ E1 and E3 are not allowed for exit. अगर बेटा E1 और E3 एग्जिट के लिए अलाउ नहीं हो तो तब नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? तब नंबर ऑफ वेज जो आएंगे बेटा वो आएंगे 5. मतलब एंट्री के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 वेज में वो एंट्री कर लेगा, बट एग्जिट के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही गेट बचे बेटा. तो देयर आर ओनली 15 वेज टू वॉच दैट मूवी.
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं. क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज a car number plate can be made if it contains two different letters followed by three different digits. ओके बेटा, यहाँ पे एक कार नंबर प्लेट बनानी है जिसके अंदर दो लेटर आएंगे वो भी डिफरेंट आएंगे और उसके बाद 3 डिफरेंट डिजिट आनी है. ठीक है, तो देखिए गाड़ी नंबर प्लेट किस तरीके से बनने वाली है. देखिए बेटा, 2 लेटर के लिए बॉक्स और 3 डिजिट के लिए बॉक्स बना दिए, टोटल 5 बॉक्स बनेंगे. अब देखो, पहले बॉक्स को मैं भरूंगा किसी लेटर के साथ. टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास? 26 अल्फाबेट्स आर देयर. तो 26 में से किसी एक लेटर को मैं भर दूंगा. तो 26 वेज में मैं फर्स्ट लेटर को फिल कर सकता हूँ. ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉक्स को फिल कर सकता हूँ. सेकंड बॉक्स की बात आई फिर, तो बेटा सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे? क्योंकि लेटर जो है वो डिफरेंट ही जाएगा. तो एक लेटर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, सपोज करो हमने यहाँ पे एक्स यूज कर लिया है. ठीक है, तब हम यहाँ पर एक्स यूज नहीं कर सकते, राइट. तो एक्स को छोड़ के, मतलब फिर 25 लेटर्स बचे हैं हमारे पास अभी भी, तो हम 25 वेज में सेकंड बॉक्स को फिल कर देंगे. ओके, अब बात कंप्लीट हो चुकी है बेटा लेटर्स को लेकर. अब बात करेंगे हम डिजिट्स को लेकर. तो डिजिट्स हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स आर देयर. ऐसा उसने बिल्कुल नहीं बोला है कि फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आएगा, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है. ठीक है, उसने तो ये बोला है सिर्फ कि लेटर्स के बाद में डिजिट्स आनी है और वो डिफरेंट डिजिट्स आनी है. ठीक है, तो टोटल डिजिट्स हमारे पास बच्चे 10 है. तो फर्स्ट मतलब थर्ड बॉक्स को हम फिल कर देंगे 10 में से किसी भी एक डिजिट के साथ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9 डिजिट्स बची है ना. तो हम फोर्थ बॉक्स को 9 वेज में फिल करेंगे एंड लास्ट बॉक्स को हम 8 वेज में फिल करेंगे. ठीक है, ठीक है. तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो कुछ तो मैं इस तरीके से देखेंगे, 26, 25 तो 10 इंटू 9 इंटू 8. ओके, अब अगर कोई क्वेश्चन में बोलने वाला ये बोल देता कि इफ 0 इज नॉट एट फर्स्ट प्लेस ऑफ डिजिट्स, तो मैं क्या बोलता, मैं किस तरीके से बोलता फिर उसका आंसर? इफ 0 इज नॉट फर्स्ट डिजिट then number of ways, then बेटा number of ways 1 2 3 4, ये तो 26 से भरा जाएगा, ये 25 से भरा जाएगा. अब बेटा ये क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट भरनी है, 0 नहीं आ सकता, तो हमारे पास 9 वेज ही हैं. अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर 0 नहीं आया तो कोई एक नंबर आ गया. अब यहाँ पे अगर 0 आ भी सकता है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, सपोज करो यहाँ पे 3 फिल कर दिया होगा तो 3 नहीं आ सकता यहाँ पे. ठीक है, तो 9 डिजिट्स आर अवेलेबल एंड फिर 8. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज आएंगे, दैट इज 26, 25, 9 इंटू 9 इंटू 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are there which can be made from 1 2 3 4 and 5. ओके, राइट. तो देखो बेटा, बनाने वाले ने नंबर कुछ इस तरीके से बनाए.
3 डिजिट का बनेगा बेटा नंबर 1 2। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बनने वाला है। किसी ने कहा यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है, और फिर किसी ने कहा यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ और फिर मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है। अब किसी को ये अच्छा नहीं लगा तो किसी ने कहा नहीं, मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ। क्या डिफरेंस समझ आया दोनों में? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट केस में 5 रिपीट हो गया, बट सेकेंड केस में कोई डिजिट रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिजिट रिपीट होनी है या डिजिट रिपीट नहीं होनी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ध्यान देना होगा, आप क्वेश्चन देने वाले से पूछेंगे कि भैया डिजिट रिपीट होंगी या डिजिट रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों ही केस लेकर चलेंगे। बेटा फर्स्ट केस में लिखेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं किया गया है तो फर्स्ट बॉक्स को बेटा हम 5 डिजिट में से किसी भी एक डिजिट से फिल कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे एक डिजिट यूज हो गई है तो अब सेकेंड बॉक्स को हम 4 वेज में फिल कर सकते हैं, राइट। एंड थर्ड बॉक्स को हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वेज आ गए बेटा वो कितने आ गए? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब 60। सेकेंड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने आने वाले हैं अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं? तो बेटा फर्स्ट बॉक्स को हम 5 में से किसी भी एक डिजिट से फिल कर सकते हैं। अब देखिए वो डिजिट रिपीट भी हो सकती है, वो ऐसा उसने बोला है कि रिपीटेशन अलाउ है, तो इसका मतलब सेकंड बॉक्स को भी हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं। इन द सेम वे थर्ड बॉक्स को ऑल्सो वी कैन फिल बाय एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे वो आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी formed? Okay, how many 2 digits even number can be formed using all the digits you have? Okay, तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 केस लेने होंगे हमको, एक तो रिपीटेशन का केस और एक नॉन रिपीटेशन का केस। तो फर्स्ट वन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है बेटा। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमको। तो 2 डिजिट का नंबर तभी बनेगा, ओके, 2 डिजिट का नंबर बनाना है और इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर तभी बनेगा बेटा जब यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा, नंबर डिविजिबल बाय 2। तो अगर 2 से डिविजिबल नंबर यहाँ पे चाहिए तुम्हें या डिजिट चाहिए तो 0 2 4 6 8 अवेलेबल है ना। बट अगर बेटा 0 तुमने यहाँ फिल कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। तो अगर मान लो एक केस में तुमको ऐसा दिखाता हूँ कि 0 तुमने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, ओके, और कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ये नंबर बन जाएगा। अब मान लो तुमने 0 यहाँ पे फिल नहीं किया है, मान लो 2 फिल कर दिया, ओके। अब फर्स्ट केस में जब 0 तुमने यहाँ फिल कर दिया था तो आपके पास बचे 9 डिजिट, ओके। 9 में क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो 9 में से कोई भी एक आ सकता है यहाँ पर, ओके। बट इस केस में देखिए आपने यहाँ 2 फिल कर दिया, अभी भी बचे 9 नंबर,
ओके, तो क्या यहाँ पर मैं 9 ही लिखूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूंगा 9, क्योंकि 9 में तो ऐसा भी आ सकता है कि 0 फर्स्ट प्लेस पर आ जाए, और अगर 0 फर्स्ट प्लेस पर आ गया तो नॉट आ नॉट आ 2 डिजिट नंबर बोलूंगा। यही तो बोलूंगा कि नॉट अ 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 02 तो 1 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि यार जीरो गड़बड़ कर रहा है ना, अगर जीरो गड़बड़ कर रहा है तो जीरो का केस ना हम अलग कर देते हैं, जीरो का केस अलग काउंट करेंगे, जिसमें जीरो को हमने यूनिट प्लेस पर रखना है। ओके, तो इस तरीके से बनाएंगे कि भाई जीरो को हम अलग कर दें। जैसे यहाँ पे, यहाँ से जीरो हटा देते हैं। ओके, तो इन चार में से कोई भी नंबर जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेज जो हो गए वो 4 हो गए, राइट। अब अगर इनमें चार तरीके से फर्स्ट प्लेस को फिल किया जा सकता है, जीरो यहाँ अवेलेबल नहीं है। ओके, जीरो यहाँ पे हम अवेलेबल कर नहीं सकते, तो एक ये चला गया एक नंबर, और एक जीरो डिजिट चली गई, तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर बचे जो फिल कर सकता हूँ मैं? वो है 8। तो यहाँ से तो आ गया बेटा 32। अब यहाँ पे देखिए बेटा जीरो रखा हुआ है, तो जीरो रखने का एक ही तरीका होगा। ओके, बाकी के बचे 9, तो 9 में 9 डिजिट में से किसी एक डिजिट को यहाँ भर दूंगा, तो यहाँ हो गए 9। तो नंबर ऑफ वेज जो आ गए वो इस केस में नंबर ऑफ वेज वो आगे बचे 32 प्लस 9 विच इज 41। अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो देखिए बेटा आज भी जीरो केस तो अलग ही बनेगा। जीरो यहाँ हो गया, ठीक है, वन वे में, और यहाँ पे ये 9 वेज में फिल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर 4 वेज में मैंने फिल किया है, तो आज यहाँ पर मैं 9 वेज में फिल कर सकता हूँ, क्योंकि डिजिट यहाँ पे रिपीट हो सकती है। तो ये आ गया बेटा 9 4 जा 36, और ये आ गया 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज यहाँ बनेंगे 36 प्लस 9 दैट इज 45। ओके, तो इस केस के लिए ये और इस केस के लिए, तो टोटल नंबर अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वेज की, टोटल नंबर ऑफ वेज रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन, तो 32 प्लस 45 मतलब 77। ओके, चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।